दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता। जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, दिल को छू जाने वाली, प्रेरणादायक कहानी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। जानकी जी ने अपनी तीसरे नंबर की बहू से कहा, बहू यह मेरे कपड़े सही नहीं धुले थे, इन पर मैल रह गया है, तो कपड़े धो रही है तो मेरे यह कपड़े दोबारा से धो देना। इतना सुनना था कि बहू गुस्सा में लाल हो गई और तेज आवाज में बोली, अगर पसंद नहीं आ रहे हो तो खुद धो लो, मेरे बस का नहीं है बार बार तुम्हारे कपड़े धोने का। बहू तू इतनी तिड़क क्यों रही है, मैंने तो बस कपड़े धोने के लिए ही तो कहा है। इस पर बहू और भी ज्यादा भड़क जाती है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहू पैर में से चप्पल निकालकर सास को मारने को दौड़ती हैं और चप्पल सास की तरफ फेंक देती हैं। जानकी जी अपना सिर एक तरफ कर लेती हैं और चप्पल साइड से निकलकर चली जाती है। लेकिन यह घटना जानकी जी के लिए हृदय विदारक था। जानकी जी फटी हुई आंखों से अपनी बहू को देख रही थी। वह वहीं के वहीं सुन हो गई थी, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। बहुत देर तक इसी स्थिति में रहने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने बिस्तर पर प्रछार खाकर गिर पड़ती हैं। उनके हाथ पैर और शरीर की जान जैसे खत्म हो गई थी। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 3 ही महीने हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया है। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार बहता ही जा रहा था। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाता तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी वहीं अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। यही दिन देखना बाकी था कि औलाद के हाथों मार खाओ, पर उसे इतनी नीच हरकत पर कुछ नहीं कहा। काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आपके बदले मैं चली जाती तो यह दिन देखना नसीब नहीं होता। जानकी जी अपने पति रमेश चौधरी को याद करके और भी ज्यादा रोने लगती हैं। जानकी जी सोचती हैं कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, क्या था इनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर, कच्चा आंगन। घर के बाहर भैंसें बंधी रहती थी। सासू माँ इतनी तेज थी कि एक पैर पर दौड़ा कर रखती थी, एक काम खत्म करके हटती तो दूसरा काम बता देती थी। माँ जी के सामने कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। अगर कोई काम गलत हो जाता तो इतना डर लगता था कि अब क्या होगा। माँ की डांट से बहुत घबराहट होती थी। भैंसों का भी सारा काम करना पड़ता था। भैंसों को चारा डालना, भैंसों को पानी पिलाना, भैंसों को नहलाना और घर का भी सारा काम करना पड़ता था। मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, 2 बेटे और 2 बेटी। 2 बेटे माजी के देहांत के बाद हुए। चारों बेटों के नाम और बड़ी बेटी का नाम अनिल, सुधीर, विकास और सचिन थे और छोटी बेटी का नाम आरती था। 6 बच्चों की परवरिश मैंने अकेले की। घर का सारा काम, बच्चों का सारा काम और उसके साथ में भैंसों का सारा काम करके सुबह से शाम तक थक जाती थी। मुझे कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली।
रमेश चौधरी जी जानवरों के खरीदने और बेचने का काम करते तजुर्बा हो गया था। इस काम में धीरे धीरे उन्हें इस काम का बहुत अच्छे पैसे बचने लगे थे। घर का खर्च जानकी जी भैंस का दूध बेचकर निकाल लेती थी और रमेश चौधरी जी जो कमाते थे वह बच जाता था। इसलिए धीरे धीरे रमेश चौधरी जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। रमेश चौधरी जी के एक ही भाई थे, वह भी बराबर में रहते थे। उनके 2 बेटे थे। उन 2 बेटों ने अपना मकान कहीं और जाकर बना लिया था, इसलिए हमने उनका हिस्सा भी ले लिया था और एक और मकान खरीद लिया था। अब हमारे पास 3 मकान की जगह हो गई थी। तीनों मकानों को हमने एक जगह कर लिया था। अब हमारा घर काफी बड़ा हो गया था। हमने यह सोचकर बराबर के मकान ले लिए थे कि बेटे हैं, चारों की शादी के बाद बड़ा घर चाहिए होगा, तो हमने पहले ही इंतजाम कर लिया था। 2 कमरे एक तरफ और 2 कमरे एक तरफ बनाकर बीच में बरामदा बनाया था और सामने हमने अपना कमरा बनाया था। चारों कमरे अच्छे खासे बड़े बनाए थे और एक एक कमरा एक एक बेटे को दे दिया था। रमेश चौधरी जी ने भी बहुत मेहनत की, पाई जोड़ी और 10 बीघे का आम का बाग खरीद लिया था और थोड़ी सी जमीन भी ले ली थी। चौधरी जी के घर में बहुत रौब था। उनके आगे कोई भी लड़का नहीं बोल सकता था। जो चौधरी साहब ने कह दिया घर में वही होता था। जानकी जी भी स्वभाव से सख्त मिजाज की औरत थी, लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कोमल था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने 4 बेटों की शादी और 2 बेटियों की शादी भी कर दी थी। दोनों बेटियां सुखी संपन्न परिवार में गई थी। उनकी दोनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। उनकी बेटियों को ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना थी। जानकी जी की 4 बहुएं उनका हर कहना मानती थी। घर का सारा काम जानकी जी की देखरेख में होता था। किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है, यह सभी काम जानकी जी ही देखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 4 बच्चे आज्ञाकारी थे, बहुएं भी आज्ञाकारी थी। रमेश चौधरी जी भी भले चंगे थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। बस अचानक सीने में दर्द उठा और 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने देह त्याग दिए और हम बस देखते रह गए। हम कुछ भी ना कर सके। चौधरी साहब क्या गए, घर की रौनक ही चली गई। सारी जिंदगी मेहनत करके तिनका तिनका जोर जोर कर जो बनाई थी सब बिगड़ चुकी थी। 4 बेटे जो अब तक आज्ञाकारी थे, वे सभी अपनी मनमानी करने लगे थे। बहुएं भी अब कहना नहीं मानती थी, अपनी मन मर्जी चलाने लगी थी। और आज तो हद ही हो गई। अनिल की पत्नी ने तो आज हाथ ही उठा दिया था। जब से मैं इस घर में ब्याह के आई, तब से मैंने क्या नहीं सहा, मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, इन बच्चों के लिए कितनी मेहनत की मैंने इस घर को बनाने में, और आज मेरे ही घर में मेरा अपमान किया जा रहा है। यह दर्द तकलीफ मैं कैसे सहूं, मेरे हृदय में अंगार दहक रहे हैं जिसे दुनिया का कोई भी सागर नहीं बुझा सकता। अपने मन की वेदना को मैं कैसे शांत करूं। यही सोचते सोचते जानकी देवी जी पूरी रात रोती रहती हैं। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। दिन से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन कोई बेटा बहू उनके पास नहीं आया था। इस बात की उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और खड़ी हुई और एक बैग लिया, जिसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, जमीन और घर के कागजात रखे। जितना कैश उनके पास था और जेवर उनके पास था अपने बैग में रखे और अपने घर से निकल पड़ी। जब वह घर से बैग लेकर जा रही थी तो किसी बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की।
जानकी जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, किंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जब से जानकी जी इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने जानकी जी को इस कदर बांध दिया था, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। आधे दिन या एक रात के लिए अपने मायके जाती थी और लौट आती थी। अब उनके हृदय में यह दुविधा भी थी, किंतु जाना तो था ही। भाई भाभी को उत्तर क्या दूंगी, वह दोनों प्रश्न जरूर करेंगे कि ऐसे अचानक कैसे आना हुआ। यही सोचते सोचते जानकी अपने मां के द्वार पहुंच जाती है। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत साहस के साथ घर में कदम रखा कि सामने ही खाट पर भाई विराजमान थे, हुक्का पी रहे थे। जानकी जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, जानकी तुम आज ऐसे अचानक, सब कुशल मंगल तो है ना बहन। तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप कितना अच्छा लग रहा है, आपको देखकर। दीदी आइए ना, अंदर आइए, आप तो वहीं खड़ी हो गई हैं। हाँ बहन, अंदर आओ। जानकी जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और दूसरे खाट पर वहीं बैठ गई। भाभी ने जानकी को जल पिलाया, फिर भोजन लेने चली गई। जानकी जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। जानकी जी के भाई ने प्रश्न किया, जानकी बहन क्या बात है, मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना, कोई बात तो नहीं है ना। जानकी के भाई मोहन चौधरी ने विचार पूर्वक प्रश्न किया। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानते हो भाई, चौधरी जी के जाने के बाद मैं किस तरह संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं पसरी, जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे तो मन लगा रहता था, किंतु अब तो जैसे घर में मातम पसरा रहने लगा है। किसी काम में मन नहीं लगता है, काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वह बात नहीं जो चौधरी जी के रहते थी। इसीलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ, हृदय को भी शांति प्राप्त होगी। जानकी जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, अच्छा किया, तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना है रहो। तभी भाभी भोजन लेकर आ जाती हैं। जानकी जी भोजन करती हैं, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती हैं। सामान रखकर खाट पर बैठ जाती हैं। कुछ देर सोचती रहती हैं, फिर लेट जाती हैं, फिर लेटकर गहरी सोच में डूब जाती हैं। जानकी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। उस दृश्य को भूलना चाहती, किंतु रह रहकर याद आ जाता था। इस दृश्य से जानकी जी के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले थे और किसी से कुछ वह कह भी नहीं सकती थी। इस बात को लेकर जानकी जी अंदर ही अंदर घुटती रही। आंखों से आंसू भी बहने लगते तो साफ करती रहती, नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती, फिर आधी रात में जाकर नींद आई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके जानकी जी ने यह सोचा कि आज शायद बेटा बहू पोता पोती कोई तो आएगा, मुझे कोई लेने आ जाएगा। यही सोचकर जानकी जी प्रतीक्षा में थी कि कोई आएगा तो चली ही जाऊंगी, वहां भी मेरे 70 काम अधूरे हैं, जाकर अपने काम करूंगी। जानकी जी दरवाजे की ओर देखते रही। काम करते करते, खाते पीते, बातें करते करते शाम का समय आ गया। जानकी जी दरवाजे की ओर देखती, फिर दिल महसूस कर रह जाती, अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपने खाट पर लेट गई और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी कि आज तो मैं चली ही जाऊंगी। दरवाजे की ओर देख रही थी तो देखा जानकी जी की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ आ रही हैं।
जानकी जी के चेहरे को मुस्कान ने छू लिया। सब बच्चे जानकी जी के गले लग गए। जानकी जी की बड़ी बेटी का बेटा अमोल और छोटी बेटी की बेटी रेखा जानकी जी की जान थे। अमोल और रेखा अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे। अमोल और रेखा जानकी जी की सेवा करते थकते नहीं थे और अपने नानी को बहुत हंसाते थे। जब रात हुई तो सब ने बहुत गप्पे मारे। जानकी जी बच्चों के साथ अपने सारे दुख दर्द भूल गई। जानकी जी की दोनों बेटियां भी अपनी मां पर जान देती थी। जब उन्हें पता चला कि मां मामा के घर आई है तो अपने बच्चों के साथ वहां आ गई। जानकी जी के बेटियों ने जानकी जी की खूब सेवा की। 2 दिन रहने के बाद सब चले गए। अमोल और रेखा का जाने का मन नहीं था, किंतु दोनों की परीक्षा चल रही थी, इसीलिए जाना पड़ा। सबके जाने के बाद जानकी जी के चेहरे पर फिर से मायूसी ने पहरा दे डाला। बेटियों के बच्चे थे तो जानकी जी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला था, किंतु अब जानकी जी फिर से सोचने लगी कि मुझे लेने तो अब तक कोई भी नहीं आया है। क्या मैं किसी को याद नहीं? क्या मैं किसी के लिए आवश्यक नहीं? क्या मेरे बिना भी सब काम हो रहे हैं? यह सभी प्रश्न जानकी जी को खाए जाने लगे। जानकी जी दरवाजे की ओर देखती रहती थी। 1 सप्ताह बीत गया, कोई लेने नहीं आया। ऐसे ही देखते देखते 1 सप्ताह से फिर 15 दिन बीत गए। जानकी जी के घर में उनके बच्चों का यह हाल था कि सब ईश्वर का शुक्र अदा कर रहे थे कि अच्छा है, बुढ़िया टली और जाएगी कहां? अपने भाई के जाकर फिर आ टपकेगी यही। और रही बात जायदाद की तो माँ है हमारी, लेकर कहाँ जाएगी? सब हमारा ही तो है, हमारे ही नाम करेगी। उधर जानकी को जब अपने भाई के घर रहते रहते 15 दिन हो चले तो मोहन भाई को उनके लिए चिंता सताने लगी। मोहन भाई ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में वार्तालाप की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। मोहन भाई बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, दयालु समझदार व्यक्ति थे। मोहन भाई की पत्नी भी संस्कारी महिला थी। दोनों को यह चिंता सताने लगी कि ऐसे ही आई थी और 15 दिन बीत चुके, सब कुशल तो है ना? तो मोहन ने जानकी जी से इस बारे में वार्तालाप की तो जानकी जी ने अपने भाई को सब बता दिया। मोहन भाई ने जानकी जी को सांत्वना दी और उन्हें समझाने लगे कि कोई नहीं आया तो तुम स्वयं चली जाओ, वह सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, अपना घर संभालो, वह सब तुमसे डर रहे होंगे, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी कि भाई मैंने तुमसे सारी बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझे और सहा नहीं जाता। अब मुझे अपना हृदय तुम्हारे सामने खोलकर रखना ही पड़ेगा। मोहन भाई चौंक जाते हैं और जानकी जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। जानकी जी अपने भाई मोहन को अपनी बहू का व्यवहार बता देती हैं। मोहन भाई अपने बहन को सांत्वना देते हैं और समझाते हैं। जानकी जी कहती हैं कि मैंने सोचा था कि मुझे कोई ना कोई लेने आ ही जाएगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि कोई भी नहीं आएगा। किसी ने आकर झूठे भी अपनी माँ की सुध ना ली, किसी को भी मेरी याद ना आई, किसी को भी मेरी आवश्यकता नहीं। जानकी जी का कलेजा फटकार मुंह में आ रहा था। जानकी जी का हृदय तेज गति में दौड़ रहा था। जानकी जी कहती हैं, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों के जन्म के समय भी ना सही, वह आज सह रही हूँ। इतनी पीड़ा मैंने अपने जीवन में इतने कष्टों में भी ना सही, जो आज एक साथ सह रही हूँ। मेरे 4 लड़के हैं, चारों में से किसी की भी प्रिय ना बन सकी, चारों में से किसी का हृदय ना तड़पा। अपनी माँ के लिए बहुएं तो बहुएं हैं, अपने चारों बेटे अपने ना हो सके तो किसी से क्या कहना।
एक भी अपनी माँ की सुध लेता तो हृदय को करार आ जाता, लेकिन अब क्या करूं मैं? मेरे ईश्वर तू ही बता। जानकी जी बहुत रोती है। मोहन भाई और उनकी पत्नी उन्हें सांत्वना देते हैं और उन्हें उनके कमरे में छोड़ आते हैं। बाहर आकर मोहन भाई अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी उसे सो लेने दो, कल तक ठीक हो जाएगी, और कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जानकी जी अपने हृदय में दुखों का सागर लिए रोए जा रही थी। फिर जानकी जी ने अपने आंसू साफ किए और सो गई। सुबह जागते ही जानकी जी थोड़ी दूर पर बने अपने ताऊजी के मकान में गई, जहां कुछ पहलवान व्यायाम करने में लगे हुए थे और जानकी जी के बड़े भाई तार जी के बेटे हरिवंश चौधरी जी उन्हें शिक्षण दे रहे थे। उन्होंने देखा तो तुरंत पूछा, जानकी बहन यहाँ कैसे? मैंने सुना तो था तू घर आई हुई है, लेकिन व्यस्त के चलते आ ना पाया। कुछ परेशान लागे हैं। हरिवंश अपनी बहन को अंदर ले जाते हैं। तब बताइए सारी बात, और जानकी की सारी बात बताने पर सांत्वना देते हैं और कहते हैं, जब तेरा ये भाई जिवे है तो तू दिक्कत ना मानिए कोई, तू घर जा, रोटी खा जाके मुझ पर छोड़ दे। जानकी जी को ढाढ़स बंधाते घर रवाना कर देते हैं और अपने पहलवानों को कहते हैं, बाल को इब तैयार हो जाओ, इब थारी असली परीक्षा है। हरिवंश चौधरी जी बहुत ही इज्जतदार, रुबाबदार, बड़ी मूछों वाले, बड़े कद काठी वाले, बड़े साहसी निडर पहलवान व्यक्ति थे। अच्छे अच्छों की पुंगी बस जाती थी। जब अपने पहलवानों के साथ जानकी जी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर जानकी जी के बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं। हरिवंश को देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई बबरशेर आ रहा हो। जानकी जी के बेटे तो पहले ही हरिवंश से डरते थे, आज तो उनके हृदय धरती पर आ गिरे। हरिवंश जी कहते हैं कि सुन लो कान खोलकर सब मेरी बात, 10 मिनट के अंदर अंदर यह घर खाली ना करा तो मेरे पट्टे जवान लठ उठा लेंगे और शरीर का कोना कोना सुजा देंगे। जिसे बात समझ में आ गई हो वह घर खाली कर बाहर जाए, और जिसे ना आई हो वह यहाँ आ जाए, उसका कोना कोना सुजा देंगे। इतना सुनना था कि सारे बेटे बहू अपने शरीर का कोना कोना बचाने के लिए तुरंत अपना सामान जो भी हाथ लगा लेके भाग खड़े हुए। उनकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि हरिवंश जी से कोई प्रश्न करें। जानकी जी अपने भाई हरिवंश जी का धन्यवाद करती हैं तो हरिवंश जी जानकी के सर पर हाथ रख देते हैं। जानकी अपना घर जमीन सब बेच देती हैं और एक छोटा सा घर ले लेती हैं, जिसमें जानकी के पास अमोल और रेखा रहते हैं और जानकी जी की खूब सेवा करते, खूब हंसाते हैं। एक दिन अपना सा मुंह लेकर सारे बेटे बहू आते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, माँ हमें भी अपने साथ रख लो या हमारे साथ चलो। माँ कहती है कि अब होश आई तुम्हें मुझे लेने की, जब मैं प्रतीक्षा करती रही दिन रात तब कोई सुध ना ली किसी ने भी मेरी। चारों बेटे बहू एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। जानकी जी कहती हैं कि वह तो चौधरी जी सब मेरे नाम करके गए थे, जो आज मैं यहाँ खड़ी भी हूँ, नहीं तो जीते जी तो मार ही डाला था तुमने मुझे। जब तुम में से किसी ने मेरी सुध ना ली तो अब मैं क्या तुम्हारी सुध लूं? मैं तो माँ हूँ, माँ का हृदय तुम्हें क्षमा कर भी देगा, लेकिन मैं एक विधवा औरत भी हूँ, बूढ़ी औरत, और यह बूढ़ी औरत अब तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं, इतने आंसू दिए हैं कि यह मासूम सा हृदय अब पत्थर बन चुका है। जो मैंने दर्द सहे उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर रहो, मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं। अमोल और रेखा मेरे बच्चे हैं और इन्हीं के नाम मैंने अपनी जायदाद कर दी है। चारों बेटों को सदमा लग जाता है और बच्चों की तरह रोने लगते हैं।
तभी अमोल रेखा जोर से चिल्लाते हैं, हरिवंश अंकल जी आप यहाँ, तो जानकी जी के बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। अमोल और रेखा ने ऐसे ही मजाक किया था और अपने नानी के गले लग जाते हैं। नानी भी बहुत हंसने लगती हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।